हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना मैथ्स का लास्ट चैप्टर प्रायिकता। बच्चों, मैथ की सीरीज लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है और इसका लास्ट आज हमने लेक्चर शुरू कर दिया है। लेक्चर का नाम है प्रायिकता। चैप्टर नंबर ये 13 है आपका, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 है। चलिए, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रायिकता के बेसिक के बारे में। यानी सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होती है प्रायिकता, किसे कहते हैं प्रायिकता, और उसके बाद देखेंगे प्रायिकता की एक्सरसाइज जो हमें दे रखी है हमारे सिलेबस में, उसके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। तो देखिए बच्चों, प्रायिकता प्रायिकता को पढ़ने से पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। आप ध्यान से समझना, दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे आपके जीवन में कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हम बिल्कुल श्योर होते हैं कि मुझे यही करना है, और कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हम लोग संभावनाएं देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप 10th क्लास में हैं, 11th में जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास में एक बड़ा सा डिसीजन होता है कि क्या मुझे मैथ वाली लाइन में जाना चाहिए या फिर मेरे को बायो वाली लाइन में जाना चाहिए। ठीक है। या जब हम लोग पढ़ते थे तब हमारे सामने बहुत बड़ा ये डिसीजन हुआ था कि यार हमें मैथ लेना है या हमें बायो लेनी है। तो उस समय पे जिस बच्चे को श्योरिटी थी कि मुझे मैथ चाहिए क्योंकि मुझे ये चीजें करना है, जिसको अपना फ्यूचर गोल बिल्कुल फिक्स था, जैसे कि मान लो आप में से कई जो गोल है फ्यूचर गोल, वो अगर आईआईटी फिक्स है तो आपको क्लियर है आपके माइंड में कि मेरे को मैथ लेना ही लेना है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कईयों के माइंड में ये फिक्स होता है कि मेरे को एमबीबीएस करना है, नीट करना है, तो उसको तो बायो ले ली ही है, तो उसकी हम बात कर ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चे की जो एवरेज होता है, जैसे कि तुम और मैं। मेरे सामने भी ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई मैं 10th के बाद इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैथ लूं या बायो लूं। ऐसे ही आप में से कई ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, मेरी तरह होंगे, उनके पास में बहुत ज़्यादा ये समस्या होती है कि भाई यार, मेरा मैथ लूं या मैं बायो लूं, क्योंकि मेरा तो दोनों में 50-50 है। मेरा ना मैथ ज़्यादा अच्छा है और ना मेरी बायो ज़्यादा अच्छी है, यानी ना मेरा मैथ ज़्यादा बुरा है और ना ही मेरी बायो ज़्यादा बुरी है। भाई पढ़ना तो मुझे उतना ही है, पढ़ना इसमें भी तो नहीं है, पढ़ना इसमें भी तो मैं जाऊँ कहाँ। तो जब वहां पे आप देखते हैं संभावनाएं, क्या संभावनाएं देखते हैं आप, फिर वहां देखते हैं कि मुझे भविष्य में करना क्या है, और जो मुझे भविष्य में करना है उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे उस जगह तक लेके जाएगा जो मुझे करना है या जहां मुझे पहुंचना है। तो उसके बाद में आप देखते हैं कि मुझे बायो वाली लाइन पे चलना है या मुझे मैथ वाली लाइन पे चलना है। तो ऐसे ही आप जब संभावनाएं देख करके, किसी घटना की संभावना देख करके उसको अंकीय रूप प्रदान करके मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वो आपका ये जो अंकीय रूप प्रदान करना वाली घटना कहलाई, इसको आप प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से समझिए, किसी घटना के घटित होने या घटित ना होने को, जो आप उसकी संभावनाएं हैं, किसी घटना के घटित होने की या किसी घटना के घटित ना होने की जो संभावनाएं हैं, उन्हें जब आप अंकीय रूप प्रदान कर देते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है प्रायिकता। इंग्लिश में से प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का पी दर्शाते हैं, इसीलिए हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का पी उठाया है। ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा प्रायिकता क्या है। संभावनाएं वाली घटनाओं की बात चलेगी प्रायिकता में। ठीक है। फिक्स घटना की बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बच्चा फिक्स है कि मेरे को मैथ चाहिए, उसके बारे में हम बात कर ही नहीं रहे हैं। जो बच्चा फिक्स है कि मेरे को बायो चाहिए, उसके बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ फिर एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं, जिसको इधर भी जाना है और इधर भी जाना है। उसको क्लियर होना चाहिए कि उसको पहले संभावनाएं लेनी है कि इस लाइन में जाकर के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस लाइन में जाकर के क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जब आप संभावनाओं की दृष्टि से किसी घटना को गणितीय रूप प्रदान करते हैं तो वो कहलाती है प्रायिकता। प्रायिकता का इसलिए बच्चों फॉर्मूला होता है पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब जैसे मान के चलिए आपको बायोलॉजी लेनी, आपको पता चल गया कि मेरे को ना थोड़ा डॉक्टरी लाइन में जाने का मन है। ठीक है। मेरे को थोड़ा चीड़-फाड़ करने में ज़्यादा मजा आता है, तो आप देखोगे ऑब्वियसली आपको जो दिमाग है वो संभावनाएं कहाँ की देगा, बायो वाली लाइन की देगा। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मन है कि साइंटिस्ट वाली फील्ड में जाना है, साहब मुझे रिसर्च करनी है, तो उनका जो मन है वो कहाँ की संभावनाएं देगा, मैथ वाली लाइन की संभावना देगा। तो इसीलिए प्रायिकता का सूत्र बनता है बच्चों अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, यानी कि भाई मेरे लिए अनुकूल क्या क्या है। अगर आपका फील्ड बायोलॉजी के अनुकूल है तो आप अनुकूल वाली स्थिति में जा रहे हैं। ठीक है। और अगर आपका मैथ के अकॉर्डिंग है अनुकूल है तो आप मैथ वाली लाइन में जा रहे हैं। यानी कि आप अपनी संभावनाओं, अपनी घटना के अकॉर्डिंग आप अनुकूलता में जा रहे हैं और आप टोटल देख रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए। बाकी इस फॉर्मूले का जो यूज है वो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा बच्चों, किसी घटना के होने की और प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी घटना के होने की
और उसी घटना के ना होने की प्रायिकताओं का योग या सम हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, घटना के होने को अगर आप पीई दर्शा रहे हैं तो घटना के ना होने को आप ई के ऊपर बार से दर्शाते हैं, अर्थात पीई प्लस पीई बार का मान सदैव सदैव 1 के बराबर होगा। इसे दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की प्रायिकता या किसी भी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी या उसके बराबर और हमेशा 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर में क्वेश्चन इससे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता जो है वो कितने से कितने के बीच में हो सकती है, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता, कुछ भी घटना आपको प्रायिकता में दे दे XYZ मतलब नहीं है, उसकी प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। या तो 0 के बराबर आ जाए या 1 के बराबर आ जाए चल जाएगा, बट 0 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों दो तीन प्रकार की घटनाएं इसमें दिखाई गई हैं, जैसे कि समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना का क्या अर्थ है? समप्रायिक घटना बच्चों ऐसी घटना होती है जिसमें सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना लगभग बनी रहती है। जैसे संभावना क्या है, इसका मतलब इसको अगर हम अपनी उसी वाले एग्जाम्पल से रिलेट करूं, जैसे अगर मान के चलिए आपके पास संभावना ये है कि जैसे आप 11th में शुरू में जाएंगे तो आपके पास दोनों क्लासरूम में बैठने की संभावना है, आपको पूरा हक दिया जाता है, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप मैथ वाले सेक्शन में भी बैठिए, अगर आपका कोई डाउट है तो मैथ के सेक्शन में बैठ के देखिए एक हफ्ता, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सही नहीं लगता है तो आप एक हफ्ता बायो के सेक्शन में बैठ के देखिए, और उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो यानी ऐसी घटना या ऐसा प्रयोग जिसमें सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना। ध्यान से सुनो, नाम से पता चल रहा है, सम यानी कि समान, प्रायिक मतलब प्रायिकता घटना, यानी कि अर्थात ऐसी घटना जिसमें घटना के घटित होने की प्रायिकता बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना कहते हैं। उसके बाद एक है असंभव घटना। अब नाम से पता चल रहा है असंभव। असंभव का मतलब है वो घटना जो घटित होना संभव ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए सूरज का काला होना संभव है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो एक असंभव है। तो यानी ऐसी घटना जो घटना घटित हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि अभी आपकी उम्र 1 साल बना दी जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं, आप जितने के हो गए हैं आप वापस 1 साल के नहीं हो सकते। तो जो चीज असंभव है उसको क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो ध्यान रखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। क्या कहा मैंने? असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, क्योंकि इस घटना को तो घटित होना पॉसिबल ही नहीं है, और जब घटना घटित होना पॉसिबल नहीं है तो प्रायिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता, अर्थात प्रायिकता कितनी हो जाती है? 0। चलिए आगे बात करें तो आगे देखिए, प्रायिकता में आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा यूज करने को देखने को मिलेगा। कह लीजिए प्रायिकता पूरी 3 चीजों पर घूमती है। एक है सिक्का, दूसरा है पासा, और तीसरा है आपका ताश। तो इसलिए कई बार टीचर्स ऐसा कह देते हैं कि अगर आपको प्रायिकता सीखनी है तो आपको ताश खेलना बहुत जरूरी है, या अगर आपने ताश खेले हैं पहले कभी अपने पास्ट में, तो आपका उस चीजों से जो ताश की नॉलेज है आप उससे प्रायिकता काफी अच्छी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं भी खेले हैं तो भी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें सिंपल मैथ का बेसिक लगेगा। ठीक है, इनके बारे में, ये जो है सिक्का, पासा और ताश, इनके बारे में मैं थोड़ा छोटा बता देता हूँ। जैसे सिक्का, सिक्के में 2 चीजें होती हैं, एक हेड और एक टेल। तो कितनी घटनाएं होती हैं? कुल 2 घटनाएं होती हैं। ठीक है, पासे में 6 संख्या होती हैं तो 6 घटनाएं हो गई। ताश में 52 पत्ते होते हैं तो 52 घटनाएं हो गई। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे वैसे करते जाएंगे, बिना टाइम वेस्ट करिए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 या कह लीजिए 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ घटनाएं दे रखी हैं और कहा गया है कथनों को पूरा कीजिए। जैसे पहला कथन कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में बताया था कि इसका योग कितना होता है? सदैव 1 होता है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 1 होता है। सेकंड कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो हो ही नहीं सकती, जो घटना हो ही नहीं सकती उसे क्या कहते हैं? असंभव घटना। तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? ऐसी घटना को कहते हैं असंभव घटना। ठीक है, देखिए यहीं से जो मैंने मेन हाईलाइट उठाई थी वही आपके क्वेश्चन में है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जब घटना का घटित होना निश्चित है बच्चों, तो याद रखिएगा उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं या संभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। आगे बात करें तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता, ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंट में 4-5 प्रायिकता उठा करके लाई जाए और उनको टोटल कर दिया जाए तो सदैव और सदैव प्रायिकता कहाँ होगा? 1 से हमेशा या तो बराबर होगी या छोटी होगी। तो सभी का योग हमेशा 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ही योग हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है।
किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो डन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको पहला दे रखा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। बताइए घटना समप्रायिक है या नहीं। बच्चों मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप किसी उस ड्राइवर की बात हम करें तो वो ड्राइवर गाड़ी चलाना का प्रयत्न कर रहा है, ध्यान से सुनना, सिर्फ वो एफर्ट मार रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि एफर्ट किस लेवल पर मार रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाई गाड़ी चलाने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है। तो अगर मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे आप गाड़ी में बिठा दो, क्या मैं गाड़ी चला पाऊंगा? नॉर्मल सी बात है, एवरेज एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मेरे को नहीं आती है चलानी तो मैं कैसे चला लूंगा यार, है ना। मैं एफर्ट ही तो मार सकता हूँ भाई। मैंने मान लो क्लिच को ब्रेक समझ करके दबा दिया, रुक जाएगी गाड़ी, क्या फायदा। तो उसने कहा है कि अगर एक ड्राइवर गाड़ी चलाने का प्रयत्न कर रहा है और वो गाड़ी चलाना संभव, मतलब वह गाड़ी चलाना प्रारंभ कर देता है या गाड़ी चलाना प्रारंभ नहीं होती। देखो इस घटना के बारे में आप कुछ श्योरिटी से कह नहीं सकते, अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि ये घटना एक्चुअली में जो वो कर रहा है कि वो ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे घटना घटित होना संभव है भी और नहीं, घटना घटित होना संभव है भी और नहीं, है भी और नहीं। और जब हमें डाउट है कि घटना घटित होना संभव है भी या नहीं तो हम कह देंगे घटना समप्रायिक नहीं है। रिस्क नहीं ले रहे, आते हैं समप्रायिक नहीं है, आते हैं समप्रायिक नहीं है, ठीक है। जब हमें पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है भी या नहीं तो हमें पता है कि वो घटना समप्रायिक नहीं है। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, क्या बास्केटबॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखिए फिर से वही वाली बात कि वो डालने का प्रयत्न तो कर रही है, डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखो तो हम इस को उचित नहीं मान सकते, यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात दी गई स्थिति उचित नहीं है, दी गई स्थिति को उचित नहीं माना जा सकता, उचित नहीं माना जा सकता। आते हैं यह भी समप्रायिक नहीं है, आते हैं समप्रायिक नहीं है, आते हैं समप्रायिक नहीं है। देखो उचित तो हम इसलिए नहीं मान सकते ना क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बॉल डालने का प्रयत्न कर रही है। अब मान के चलो बास्केटबॉल में हाफ कोर्ट से डालने का कोशिश कर रही हो या फुल कोर्ट से डालने की कोशिश कर रही हो, जब चीजें हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली तो हम कैसे बता सकते हैं वो समप्रायिक है या नहीं। देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि जी देखिए एक सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। देखो यहाँ पे कंडीशन सेम है, मतलब यहाँ पे आपके पास जो परिणाम है ना वो फिक्स दे रखे हैं। आप अनुमान लगा रहे हैं, या तो वो आपका अनुमान सही होगा या अनुमान आपका गलत होगा, यानी कि यहाँ पे परिणाम आपको निश्चित दिए हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परिणाम निश्चित है, चूंकि परिणाम निश्चित है यानी कि भाई या तो सत्य होगा या सत्य है। आते हैं घटना समप्रायिक है, आते हैं समप्रायिक है, समप्रायिक है, ठीक है। क्योंकि परिणाम तो निश्चित है ना, या तो सही होगा या गलत होगा, है ना। आप तो कब भी लगा रहे हो तो या तो सही होगा या गलत होगा, तो परिणाम तो निश्चित है। ऐसे ही अगला दे रखा है कि एक बच्चा जन्म लेता है, लड़का है या लड़की। भाई देखो क्लियर सी बात है, अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। अगर लड़का हुआ तो लड़की नहीं होगी और अगर लड़की हुई तो लड़का नहीं होगा। मतलब चौथी की बात करें तो इसमें भी परिणाम निश्चित है, इसमें भी परिणाम निश्चित है, तो ये भी घटना क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा। क्योंकि परिणाम निश्चित है इसीलिए समप्रायिक है, ठीक है। क्योंकि इसके परिणाम निश्चित हैं इसीलिए ये घटना भी क्या है, समप्रायिक है। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फुटबॉल को खेल को प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया गया कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। क्या यह एक न्यायसंगत विधि मानी जाती है? अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं तो एक सिक्के में 2 चीजें फिक्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। क्योंकि सिक्के के जो परिणाम है बच्चों वो फिक्स हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे ये बताया कि अगर परिणाम निश्चित हैं तो वो समप्रायिक होगी, अर्थात वह विधि न्याय संगत है। भाई अगर 2 टीमें हैं और अगर आपने कॉइन
उछाला तो या तो भैया इस टीम का आएगा या इस टीम का आएगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी तीसरी टीम का आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जब घटनाएं फिक्स हैं अर्थात परिणाम निश्चित है तो यह विधि न्याय संगत हो जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तीसरे का, चूंकि सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम या तो चित्त होगा, यानी या तो हेड होगा या तो चित्त होगा या पट, अतः परिणाम निश्चित है, इसीलिए यह एक न्याय संगत विधि है। यह एक न्याय संगत विधि है। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, अगर परिणाम निश्चित है तो कह देना कि न्याय संगत है या सांप्रायिक है, और अगर परिणाम निश्चित नहीं है तो आप मना कर दीजिएगा कि वो न्याय संगत या सांप्रायिक नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना। एक दे रखा है 2/3, दूसरा दे रखा है आपको -1.5, तीसरा दे रखा है आपको 15% और चौथा दे रखा है आपको 0.7। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो हमने एक बात पढ़ी है, प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर। अर्थात देखो ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरूर 0 दशमलव कुछ आएगा, 0 से बड़ी है तो ये तो प्रायिकता हो गई, ये ऑलरेडी प्रायिकता दिख रही है हमें। दो ऑप्शन खत्म हो गए। अगर मैं 15% को सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे तो लिखूंगा 15/100, जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये भी 0 पॉइंट में आंसर आएगा, अर्थात ये भी प्रायिकता संभव है। तो कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, बस यही एक प्रायिकता संभव नहीं है। ये तो था ऑप्शन ड्रॉप मेथड। अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको पता है कि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए नंबर रेखा पर, 0 1 इधर होता है, यानी कि इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, यानी प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव का मतलब है 0 से कम, निगेटिव का मतलब है 0 से छोटी ना, प्रायिकता 0 से छोटी कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब है यही आपका ऑप्शन है, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गए आपके डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पीई दे रखा है आपको 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए ये प्रायिकता का सूत्र मिटान करके यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा यहीं पे समझ जाएं, तो आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन आगे देखेंगे। ठीक है जी। देखिए पीई दे रखा है उसने 0.05, पीई दे रखा है 0.005, ये दे रखा है 5वें क्वेश्चन के लिए, और आपसे पूछा गया है पीई नहीं बताइए, पीई नहीं बताइए। 0.05 दे रखा है, चलिए सर 1 0 एक्स्ट्रा हो गया हमारा, तो 0.05 दे रखा है आपको पीई का मान, और पीई नहीं पूछा है। देखो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसमें है कुछ नहीं। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि पीई प्लस पीई नहीं दोनों का योग कितना होता है 1, बस यही वाली लाइन लिख देंगे, चूंकि पीई प्लस पीई नहीं दोनों का योग कितना होगा 1, हमें क्या निकालना है पीई नोट, इसका मान क्या होगा 1 माइनस पीई, यही है बस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है यहीं पे देख लेना। तो पीई नोट कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, जब 1 में से 0.05 घटेगा तो आंसर आएगा 0.95, ये आपका आंसर आ गया। कुछ करना था क्या इसको, है कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था साहब, 0.05 को 1 में से घटाना था, आंसर आ गया 0.95 हमारे हाथ में। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आइए आप देखते हैं आगे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं, ध्यान से सुनना है इस लाइन को, केवल नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं, ठीक है। आगे बात करें तो कह रहा है कि मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली पहली स्थिति में कह रहा है संतरे की महक की है। पहली लाइन में क्या कहा है, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो आपसे कहा गया है कि संतरे की महक की बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले का आंसर, चूंकि थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां हैं, चूंकि थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां हैं, नींबू की महक की
गोलियां हैं। अब जब नींबू की ही महक की गोलियां हैं अर्थात संतरे की महक की गोली है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? शून्य। सिंपल। अतः संतरे की महक की मीठी गोली निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी साहब? 0। क्लियर है? चलिए इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि नींबू की महक की गोली है। अब भैया जब नींबू की महक की गोलियां हैं तो उसने हमें ये तो बताया नहीं कि कितनी गोलियां हैं नींबू की महक की, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नींबू की महक की गोली की प्रायिकता अधिकतम होगी। भाई सारी गोली नींबू की महक की है तो नींबू की महक की गोलियां निकलने की प्रायिकता, गोलियां निकलने की प्रायिकता बराबर 1, तो अधिकतम होगी 1 होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि दिया हुआ है कि, ध्यान से पढ़ना आगे को, 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। 3 में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन पर ना होने की प्रायिकता दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7, जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता, जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.992 इतनी दे रखी है। आगे लास्ट पढ़ते हैं लाइन। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पे होगा। अर्थात पहले वाला याद करो, क्वेश्चन नंबर 5 पीई की प्रायिकता दे रखी है और पीई नॉट की पूछी थी। यहाँ पे पीई नॉट दे रखा है और पीई पूछा गया है। अर्थात मैं इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पीई नॉट बराबर दे रखा है 0.992 और आपसे पूछा गया है पीई बराबर क्वेश्चन मार्क। चूंकि मुझे पता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, यहां से उस घटना के होने की प्रायिकता का मान आ जाएगा 1 माइनस पीई माइनस, तो 1 माइनस 0.992, आंसर आ गया मेरा 0.008। अर्थात दोनों ही विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता कितनी आ गई बाल को? 0.008। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। पहले लिख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं तमीज के, जिनके आप मान के चलिए 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अब जा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ चैप्टर वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का आएगा, लिख के ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं। तो लिख लेते हैं, थैले में लाल गेंदे बराबर, थैले में लाल गेंदे बराबर 3, थैले में काली गेंदे बराबर कितनी है? 5। ध्यान से सुनिएगा, कितनी लाल गेंदे हैं? 3 लाल गेंदे हैं। काली गेंदे कितनी है? 5 लाल गेंदे हैं। अच्छा, आगे कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जा रही है, मतलब थैले में हाथ डाले कोई एक गेंद निकाल रहे हैं आप। कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पहली स्थिति में लाल हो, दूसरी स्थिति में लाल नहीं। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं यादृच्छा निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, पहले होने की निकाल लेते हैं और उसको फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या है जी? ना होने की आ जाएगी। पीई देखिए, पीई को एक काम कर लेते हैं ना, रेड है ना, ध्यान से सुनिएगा, हम लाल रंग की गेंद की बात करें ना तो हम इसको पीआर लिख दे क्या? ये चलिए पीई में रहने दीजिए। अच्छा जी, आप मुझे बताओ थैले में कितनी लाल गेंदें हैं? 3। काली गेंदें कितनी है? 5। थैले में कुल गेंदें अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें कितनी है? 5 और 3 8। कितनी गेंदें हैं? कुल 8 गेंदें हैं। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कितना? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 3 लाल गेंदें हैं, जब थैले के अंदर गेंद ही 3 है लाल,
ठीक है। जब थैले के अंदर गेंद ही 3 है लाल, तो संभव परिणाम कितने होगा गेंद लाल निकलने के? 3। और थैले में टोटल गेंदें कितनी है? 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया? कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। या लिख लेते हैं एक बार पहले, संभव परिणाम और बटे कुल परिणाम। ठीक है साहब। संभव परिणाम कितने हैं भैया लाल गेंद के? 3 लाल गेंदें हैं। कुल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें हैं। तो प्रायिकता कितनी आ गई साहब? 3/8 आ गई। पहले क्वेश्चन का आंसर डन हो गया। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है लाल नहीं है। ठीक है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो अगर लाल होने की प्रायिकता को आपने पीई कहा है तो नहीं को पीई नॉट कह दो। ठीक है। और हमने अभी अभी यहाँ पे भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है और स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि पीई और प्लस पीई नॉट का मान हमेशा क्या होता है? 1। तो हमें पीई नॉट चाहिए, तो पीई नॉट आ जाएगा 1 माइनस पीई 1 माइनस पीई कितना आया था? 3/8। एलसीएम ले लीजिए, 8 माइनस 3/8 बराबर आ गया 5/8। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर गेंद लाल नहीं है तो क्या होगी? काली होगी। काली गेंद कितनी है? 5। कुल गेंदें कितनी है? 8। दूसरे शब्दों में आ जाएगा 5/8। यानी कि अगर गेंद लाल नहीं होगी तो डेफिनेटली काली होगी, क्योंकि दो ही चीज रखी है, या तो लाल होगी या फिर काली होगी, जब गेंद ही दो है तो। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। पहले लिख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको जरा साइड करिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सर, यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जगह की शॉर्टेज है। ठीक है साहब। कंचे कितने कितने कंचे दे रखे हैं, कैसे कैसे दे रखे हैं? क्या कह रहा है कि 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं। ठीक है, लाल कंचे लिखिए। लाल कंचे कितने दे रखे हैं? 5। सफेद कंचे कितने दे रखे हैं? सफेद कंचे 8। हरे कंचे कितने दे रखे हैं? हरे कंचे दे रखे हैं 4। ये तो दे रखे हैं आपको 5 8 4। जी 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 जी। अच्छा बताओ कुल कंचे कितने हैं बाल को? कुल कंचे खेले हैं आपने कंचे हैं? अगर खेले हैं कंचे तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर खेले हैं। अच्छा चलो, 8 8 4 12 और 12 में 5 जोड़ोगे तो 17। ठीक है, टोटल एक बार फिर से कर लीजिए, 8 4 12 5 17। कुल कितने कंचे हैं थैले के अंदर? 17। ध्यान से सुनना, कुल परिणाम कितने हैं? 17। संभव परिणाम अगर लाल कंचे कहेगा तो 5/17 प्रायिकता, सफेद कहेगा 8/17 प्रायिकता, हरे कहेगा 4/17 प्रायिकता। क्लियर है इतना? बहुत अच्छे। ये हो गए आपके कुल कंचे। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? चलिए, पहली कंडीशन में लाल कंचा निकलने की प्रायिकता पूछ गई है, तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता, लाल कंचा निकलने की प्रायिकता। चलिए साहब, इसको दिखा लेते हैं PR रेड से। ठीक है, लाल कंचे कितने हैं साहब? 5 लाल कंचे हैं। कुल कितने कंचे हैं? 17 कंचे हैं। प्रायिकता कितनी आ जाएगी? संभव परिणाम 5 बटे कुल परिणाम 17। आंसर इज 5/17। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है साहब सफेद है और तीसरा हरा नहीं है, तो सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता बताओ जरा कितनी जाएगी? सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता, इसको बी वाइट कह लीजिए। सफेद कंचे कितने हैं? 8 है सर, बटे टोटल कितने कंचे हैं? 17, तो 8/17। अब तीसरा बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से। हरा नहीं है, ठीक है, हरा नहीं है। या एक काम कर लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, हरा कंचा, ऐसे करके लिखते हैं, हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता P ग्रीन नॉट बराबर। अब ध्यान से सुनना, हरे कंचे कितने हैं? 2 प्रकार से कर सकते हो। हरे कंचे कितने हैं? 4/17। तो या तो आप 1 को 4/17 में से माइनस कर दो, क्योंकि आपको नॉट वाले निकालनी है। ध्यान से सुनिएगा, तो या तो आप 1 में से 4/17 माइनस कर दीजिए, अथवा दूसरा प्रकार यह है कि अगर कंचा हरा नहीं है तो या तो कंचा लाल हो सकता है या कंचा सफेद हो सकता है। अर्थात फिर कुल कितने जो संभव परिणाम वो कितने जाएंगे? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 हो जाएंगे। ठीक है, और 13 और बटे कुल कितने कंचे हैं? 17। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए 13/17, अथवा दूसरी प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं आप? हरे कंचे कितने हैं? 4/17। हरे कंचे की प्रायिकता 4/17, इसको आप 1 में से घटा दीजिए तो 1 - 4/17, एलसीएम आएगा 17 - 4/17, अर्थात फिर से आ जाएगा 13/17। आंसर यही आने वाला है 13/17। ठीक है, तो आपके 9 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।
तो 9 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में क्या कह रहा है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं दोबारा से कितने 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 सिक्के हैं। तो कह रहा है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 100 सिक्के हैं। आगे बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि जी 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। लिख लीजिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं साहब, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 50। अच्छा, आगे बात करें तो कह रहा है कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 20। फिर कह रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं साहब, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अच्छा, तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बताओ टोटल कितने सिक्के हो गए, तो आप कहोगे कुल सिक्के, कुल सिक्के। तो जरा इनको जोड़िए, जरा कितने सिक्के हो गए, 100, 50, 150, 170, 180। कितने सिक्के हो गए, कुल 180 सिक्के हो गए। अच्छा, आगे बात करते हैं, यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम समप्रायिक है, तो इस घटना की क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का है। अच्छा, पहली घटना कह रहे हैं कि एक पिग्गी बैंक को हिला दिया और हिला करके एक सिक्का गिरा, तो बताइए कि वो सिक्का 50 पैसे का है, इसकी क्या प्रायिकता है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं बालको, 100। कुल सिक्के कितने हैं, 180। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो पहली स्थिति कि गिरा सिक्का 50 पैसे का होने की प्रायिकता बराबर 50 पैसे के सिक्के हैं 100 बटे कुल सिक्के हैं 180, 0 से कटा 0, 2 पंजे 10, 2 9 18, 5/9। ये आपकी प्रायिकता आ गई पहले वाले पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट की बात करें तो कहता है कि 5 रुपए का नहीं है। अच्छा जी, 5 रुपए का नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने तुमसे बताया है कि अगर आपसे कैसे कह दिया जाए नहीं वाली घटना आ जाए, नोट वाली घटना, तो आप इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। 5 रुपए का नहीं है तो मैंने आपसे बताया था 5 रुपए का अगर नहीं है तो या तो 50 पैसे का होगा, या 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। इन सबको जोड़ करके टोटल से भाग कर दीजिए। जैसे 100, 150, 170, प्रायिकता आ गई 170/180। अथवा दूसरा प्रकार यह है कि 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी है, कितने सिक्के हैं, 5 के 10, कुल सिक्के कितने हैं, 180। तो 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता आ गई 10/180। इसे आप एक में से माइनस कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने लास्ट में कराया है आपको कि जैसे अपना जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें नॉट वाली जो प्रायिकता थी उससे पहले वाले को जोड़ करके बताई थी, इसमें निकाल के दिखा देता हूँ। तो 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, या 5 रुपए का सिक्का करो इसको, 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, इसकी पी करके दिखाओ जरा कितनी आ जाएगी, 10/180। तो इसीलिए पी नॉट कितनी आ जाएगी साहब, 1 माइनस पी, अर्थात 1 माइनस 10/180। यानी एलसीएम लो तो 180 माइनस 10/180, और अच्छे से लिखो तो 170/180, ये प्रायिकता आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। ध्यान से सुनिएगा, नर मछली कितनी है, नर मछली है साहब 5, और मादा मछली कितनी है, मादा मछली है 8, और कुल मछली कितनी है, कुल मछली 8 और 5 13। कुल मछली कितनी है साहब, 13। ध्यान रखना इस बात का, 8 फीमेल है और 5 मेल है। चलिए आगे बात करें तो कह रहा है कि एक यादृच्छा निकाल करके उसे दे देता है। इसके लिए चित्र भी दे रखा है आपको। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली कितनी है बालको, 5 है। कुल मछली कितनी है, 13 है।
निकाली गई मछली के नर होने की प्रायिकता, निकाली गई मछली के नर होने की प्रायिकता। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये खुद कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आप होप करता हूं कि आप ना प्रायिकता समझ गए होंगे। कुल नर मछली कितनी है? 5। एक बार लिख के दिखाऊं आपको, नर मछली और बटे कुल मछली, इस तरीके से लिख के दिखा देना, थोड़ा सा और अच्छा एग्जामिनर पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा। नर मछली 5 है, कुल मछली 13 है, तो प्रायिकता आ गई पीई बराबर 5/13, ठीक है। तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक चित्र से दे रखा है सर्किल। कह रहा है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। अब ये जो एक सर्किल है इसमें एक तीर लगा हुआ है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं ना, आपने वो खेला होगा स्पिन द व्हील वाला गेम, ठीक है, उसी तरीके का ये है। जो विश्राम करने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से 8 में से किसी भी एक पर इंगित हो जाता है, ठीक है साहब। ये सभी परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक तीर इंगित होगा, यानी कि एक तीर अंगित होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। अच्छा तो देखो, इसके लिए ना मैं छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान के चलिए स्पिन द व्हील वाला गेम है, इस तरीके से इसके आपने 8 पार्ट कर रखे हैं, ठीक है साहब। कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए साहब। अब इसमें नंबर लिखे हुए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज ध्यान रखने वाली है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखना। प्रायिकता में रिपीटेशन बहुत मायने रखती है, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 4 पर वो तीर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 4 यार कितनी बार रहा है, 1 बार आ रहा है। खाने कितने हैं, खाने 8 है, तो 1/8 हो गई, ठीक है। 8 पर, जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है कि 8 को रुकेगा, तीर 8 पर रुकेगा, तो भैया 8 को इंगित करने के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे 8 नंबर लिखे खानों की संख्या, 8 नंबर लिखे खानों की संख्या। 8 नंबर वाले खाने हैं कितने, तो आप कहेंगे 1 है, तो 8 नंबर को इंगित करने की प्रायिकता, 8 नंबर को इंगित करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी साहब, पीई बराबर 8 नंबर के खाने कितने हैं, 1 कुल खाने कितने हैं, यहाँ लिख लीजिएगा यार, कुल खाने बराबर 8 है, ठीक है। तो प्रायिकता आ गई 1/8। पहला क्वेश्चन का 12वें क्वेश्चन का पहला पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक विषम संख्या को करेगा। अब ध्यान से सुनना, कुल विषम संख्या कौन कौन सी कुल विषम संख्या है, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। कितनी विषम संख्या है कुल, 1, 3, 5, 7, अर्थात मैं टोटल कहूं तो 4 विषम संख्या है, 4 विषम संख्या। अगर इनकी गिनती गिनूं तो ऐसा मानना कहिए कि 4 विषम संख्या है। कुल विषम संख्याएं कितनी है, 4 है, ठीक है। कुल विषम संख्याएं कितनी है, 4 है। एक काम कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं कि कुल विषम संख्याएं तो साहब 4 हैं, और वो विषम संख्याएं हैं कौन कौन सी, तो वो हैं 1, 3, 5 और 7, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता पूछी गई है उसमें, विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कितनी है साहब, 4, कुल संख्या कितनी है 8, 4/8 अर्थात 1/2। क्वेश्चन सेकंड पार्ट डन। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है साहब, तीसरे पार्ट में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या है कितनी, पहले लिख लेते हैं 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है साहब, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। कुल कितनी हो गई जी ये, 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्या हो गई, कौन कौन सी है, 3 4 5 6 7 8। तो 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता ये कितनी आ जाएगी, 6/8 अर्थात 2 3 6 2 चौका 8 3/4। कितनी संख्या थी 2 से बड़ी, 6 संख्या थी, कुल संख्या कितनी है 8 संख्या है। फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब भैया 9 से छोटी कितनी है, 9 से छोटी तो सारी है,
लिख लेते हैं एक बार, 9 से छोटी संख्या कितनी, 9 से छोटी संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सारी संख्या 9 से छोटी हैं। तो संभावना है कह लीजिए या 9 से छोटी संख्या इंगित करने की, 9 से छोटी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता बराबर आ गई 8/8 अर्थात 1। तो ये आपके 12 क्वेश्चन हो गए बच्चों कंप्लीट। तो 12 क्वेश्चन के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने प्रायिकता का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जान लिया क्या होती है प्रायिकता, समप्रायिक घटना के बारे में पढ़ लिया। हाँ, उम्मीद से थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, लेक्चर से 10 नंबर का आपका कंप्लीट होने वाला है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, 10 नंबर टाइटल पे लिखा हुआ भी है, 10 नंबर का आएगा ही आएगा, ये आप समझ लीजिए। तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो, और आपका लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करेंगे। और वो क्वेश्चन जो होंगे वो 6 नंबर में आने के लिए बहुत ज़्यादा दावेदारी पेश करते हैं अपनी। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके 10th के मैथ का लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो उस लेक्चर को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।